नमस्कार। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं जिसमें हम क्षितिज किताब के 5वें अध्याय में चलेंगे। आज हम समझेंगे महान कवि नागार्जुन और उनकी दो बहुत ही प्यारी कविताओं को। और हाँ, हम इसे इस तरह से समझेंगे कि परीक्षा के लिहाज से भी सारी तैयारी पक्की हो जाए। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, कविताओं में सीधे उतरने से पहले एक सवाल है। क्या किसी को पता है कि हिंदी कविता का आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? सोचिए जरा। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक उपाधि है जो उन्होंने अपनी बेबाक और निडर आवाज के दम पर कमाई थी। देखिए, किसी भी कवि की कविता को अगर गहराई से समझना है तो पहले उस कवि के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं नागार्जुन से। अब जरा इनकी जिंदगी के सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, 1911 में बिहार में इनका जन्म हुआ। तब इनका नाम वैद्यनाथ मिश्र था। फिर 1936 में ये श्रीलंका गए और वहां बौद्ध धर्म अपना लिया। और 1938 में जब ये भारत लौटे तो इनके पास दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया था। इन सभी अनुभवों की छाप हमें इनके लेखन में साफ दिखाई देती। नागार्जुन अपने घुमक्कड़ स्वभाव और अपनी निडर आवाज के लिए जाने जाते थे। वो एक सच्चे जनकवि थे। अब ये जनकवि का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जनता का कवि। वो आम लोगों की जिंदगी, समाज में फैले भ्रष्टाचार और दूसरे मुद्दों पर बिना किसी डर के सीधी और सच्ची बात लिखते थे। अब जो बात नागार्जुन को सबसे खास बनाती है वो है उनका व्यंग्य करने का अंदाज। वो समाज की बुराइयों पर सीधा कटाक्ष करते थे, बिल्कुल महान कवि कबीर की तरह। और इसी वजह से उनकी सीधी और असरदार भाषा के कारण उन्हें आधुनिक कबीर का खिताब भी मिला। व्यंग्य में वो सचमुच माहिर थे। तो अब जब हम नागार्जुन के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं, तो चलिए अब उनकी पहली कविता ये दंतुरित मुस्कान की दुनिया में चलते हैं। ये एक बहुत ही प्यारी कविता है जो जिंदगी के एक जादुई लम्हे को हमारे सामने रखती है। ये कविता एक छोटे से बच्चे की पहली मुस्कान के बारे में है। वो मुस्कान जब उसके नन्हे नन्हे नए दांत निकले हों। जरा कल्पना कीजिए उस मासूम सी मुस्कान की। कवि कहते हैं कि ये मुस्कान इतनी शक्तिशाली है कि वो किसी मरे हुए इंसान में भी जान डाल सकती है। नागार्जुनन का ये मानना है कि बच्चे की ये मुस्कान इतनी ताकतवर है कि ये पत्थर से पत्थर दिल इंसान को भी पिघला सकती है और सबसे उदास मन में भी खुशी भर सकती है। कभी महसूस किया है ऐसा एक छोटे बच्चे को मुस्कुराते हुए देखकर? एक अलग सा जादुई एहसास होता है ना? इस एहसास को बयां करने के लिए कवि एक बहुत खूबसूरत कल्पना का इस्तेमाल करते हैं। वो लिखते हैं, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? कमल का फूल जो तालाब में खिलता है वो भला एक झोंपड़ी में कैसे खिल सकता है? चलिए सोचते हैं इस बारे में। तो ये रहा इसका जवाब। यहाँ पर कवि ने एक रूपक का इस्तेमाल किया है। इसका सीधा शाब्दिक अर्थ तो यही है कि एक झोपड़ी में कमल खिल रहा है, लेकिन इसका जो छिपा हुआ लाक्षणिक अर्थ है वो ये है कि वो बच्चा जो कमल की तरह ही पवित्र और सुंदर है, उस साधारण से घर में अपनी मुस्कान से बेशुमार खूबसूरती ले आया है। कितनी कमाल की कल्पना है। इस कविता में कवि बच्चे की माँ को भी धन्यवाद देते हैं। वो माँ के प्यार को मधुपर्क कहते हैं, जिससे बच्चे का पालन पोषण होता है। अब ये मधुपर्क क्या है? ये दही, घी, शहद, जल और दूध का एक पारंपरिक मिश्रण होता है जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। तो इस शब्द का इस्तेमाल करके कवि ये कहना चाहते हैं कि माँ का प्यार भी उतना ही पौष्टिक और पवित्र है। चलिए अब एक बच्चे की मुस्कान के इस प्यारे से लम्हे से बाहर निकलते हैं और चलते हैं बड़े बड़े विशाल खेतों की ओर। अब हम समझेंगे नागार्जुन की दूसरी कविता फसल, जो हमें एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाती है। ये कविता एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है। फसल क्या है? अब सुनने में तो ये सवाल बहुत आसान लगता है ना? लेकिन जैसा कि नागार्जुन हमें दिखाते हैं, इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी बात है। इस कविता का जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये है कि फसल किसी एक इंसान या किसी एक चीज का कमाल नहीं है। ये तो असल में कई सारी ताकतों के एक साथ आने का नतीजा है। ये प्रकृति और इंसान के बीच एक शानदार टीम वर्क है। कविता में बताया गया है कि फसल इन 5 जरूरी तत्वों से मिलकर बनती है।
नदियों का पानी, लाखों करोड़ों इंसानी हाथों की मेहनत, अलग अलग तरह की मिट्टी के गुण, सूरज की किरणें और हवा का स्पर्श, ये दिखाता है कि फसल उगाने के लिए प्रकृति और इंसान दोनों का साथ मिलकर काम करना कितना जरूरी है। ये कविता हमें आज की उपभोक्ता संस्कृति यानी सिर्फ बाजार से चीजें खरीद लेने वाली सोच से दूर ले जाती है और हमें कृषि संस्कृति के करीब लाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा खाना असल में आता कहाँ से है और उसके पीछे कितनी सारी मेहनत और कुदरत का करिश्मा छिपा है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक साथ लाते हैं और कुछ ऐसे जरूरी सवालों पर नजर डालते हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। ये हिस्सा बहुत जरूरी है, तो अपना पूरा ध्यान यहीं रखिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। एक छोटे बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या फर्क है? ये सवाल मासूमियत और अनुभव के बीच के फर्क को दिखाता है। तो देखिए, सबसे बड़ा अंतर है कि बच्चे की मुस्कान सहज और निश्चल होती है, मतलब बिल्कुल नेचुरल और बिना किसी स्वार्थ के। उसमें एक जादू होता है, बदलने की शक्ति होती है। वहीं बड़ों की मुस्कान अक्सर सोची समझी होती है, उसके पीछे कोई न कोई वजह या स्वार्थ छिपा हो सकता है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर जो फसल कविता से है। जब कवि कहते हैं हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा, तो इसका क्या मतलब है? जरा सोचिए उन किसानों के बारे में जो दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं। यहाँ कवि सिर्फ फसल के तत्व नहीं गिरा रहे हैं, बल्कि वो उन किसानों और मजदूरों की मेहनत, उनके सम्मान और उनके काम के महत्व का जश्न मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन हाथों की मेहनत ही फसल की असली गरिमा और महिमा है। ये उनकी कड़ी मेहनत को एक सलाम है। और अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए, अपने चारों ओर देखिए। प्रकृति और इंसान की मेहनत का ये सहयोग सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं है, ये हर जगह है। ये खूबसूरत विचार हमारी आज की जिंदगी में और कहाँ-कहाँ लागू होता है? क्या इसके कुछ उदाहरण सोचे जा सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।